हेलो, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश सिलोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के संक्षिप्तीकरण का अध्ययन करेंगे। जो पूर्व में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 6 पार्ट्स में अध्ययन किया है, उन पार्ट्स के जो सारांश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली में हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो मैटर है वो डबल नेचर का होता है, अर्थात उसमें वेव व पार्टिकल दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी के आधार पर वेव और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने आइंस्टीन का एनर्जी फार्मूला और प्लैंक का एनर्जी फार्मूला दोनों का उपयोग किया। आइंस्टीन के अनुसार जो फोटोन होता है उसमें मास होता है, तो फोटोन की नेचर पार्टिकल होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, और जिसका E=mc² मान होता है। इसके आगे प्लैंक ने कहा E=h होता है। इसके अनुसार पदार्थ या मैटर जो है उसका नेचर जो है वो वेव लाइक होता है, कि μ=λc होता है, जो वेव नेचर को शो करता है। इसके बाद में डी ब्रोगली ने इस समीकरण को हल किया और हल करके बताया कि यहाँ P=h/λ होता है, अर्थात P का मान m.∇V होता है, अर्थात m का मान बढ़ने के साथ साथ लैम्डा का मान कम हो जाता है। इसमें एक आइसोप्रोपोर्शनल रिलेशन है, जिसको इन्होंने इस प्रकार से बताया, लैम्डा आइसोप्रोपोर्शनल m/∇V, अर्थात मोमेंट या संवेग जो होता है वो वेवलेंथ के आइसोप्रोपोर्शनल होता है, अर्थात m का मान बढ़ने के साथ साथ वेव प्रॉपर्टी कम होती जाती है। ये डी ब्रोगली ने कहा और इसके बेस में बताया कि एक पदार्थ में, एक मैटर में वेव व पार्टिकल बहुत प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो उसके जिन्हें वेव मैटर्स कहते हैं। ठीक, इससे आगे हम ये बात करते हैं कि डी ब्रोगली की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो मैं कहते हैं कि डी ब्रोगली ने जो बताया था वो ये बताया था कि बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में गति करता है जो mvr=nh/2π के बहुगुणज हों। इसको डी ब्रोगली के इक्वेशन के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि डी ब्रोगली के एप्लीकेशन का ये पार्ट है। तो इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है वो गोलाकार होता है, गोलाकार का जो एरिया होगा वो 2πr=n λ होगा, और लैम्डा का मान डी ब्रोगली समीकरण से रखते हैं तो अपने पास आ जाता है mvr=nh/2π, जो बोर की हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी गति करते हुए कण या किसी गति करते हुए पदार्थ की स्थिति व समय का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। वैसे भी इसका मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूँगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु की स्थिति निश्चित है तो उसमें संवेग नहीं होता है, और यदि वो संवेग वो गति कर रहा है तो उसकी स्थिति नहीं होती है। इसे गणितीय रूप में इन्होंने कहा P.∇x=h/2π। P यहाँ मोमेंट है या संवेग है, डेल्टा x स्थिति है, इन दोनों का गुणनफल h/2π के बराबर होता है। ये हमने क्लियर कर दिया। इसका कोई इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रॉन की स्थिति के आधार पर किया जाता है और इसमें शाई निकाला जाता है, ऐसे कुछ है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो किसे कहते हैं, इसके लिए कहा कि जहाँ शाई का मान अधिकतम होता है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ये डिटर्मिनेशन हो गया। उसके बाद में हमारी बात होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक अपने आप में महत्वपूर्ण इक्वेशन है, जिसके बाद में बहुत सारे इनोवेशंस हुए और इलेक्ट्रॉन की अधिकतर प्रॉपर्टीज़ को 3 डायमेंशनल में इसे समझाने का प्रयास किया गया। अब इसके लिए वैसे देखा जाए तो उन्होंने इस प्रकार से निकाला था कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी के बेस पर निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू होती है। काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है 1/2 kZe²/r। इन दोनों के मान रखने से उसमें लैम्डा का मान निकाला और इसके जो समीकरण दी वो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में दे करके डेल स्क्वायर माना इन्होंने, डेल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8π² m/h² e माइनस वी, और इस समीकरण को यूँ पक्षांतरित किया तो ये वैल्यू इधर आ गई, माइनस में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल स्क्वायर माइनस h² 8π² m प्लस वी इक्वल टू ψe होता है, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से भी सिद्ध किया है इसको, लेकिन अपनी यहीं इसको छोड़ते जो अपने डिटेल में स्टडी कर ली थी। इसके बाद में जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसका जो सारांश था, उससे जो सारांश निकल के आया वो क्वांटम एनर्जी या क्वांटिटाइज एनर्जी निकल गया, और ऊर्जा के क्वांटिकट मान को हमने वहाँ क्वांटम संख्या कहा। तो यहाँ जो क्वांटम संख्याएं हैं उसका अध्ययन अलग से आया, और क्वांटम संख्याएं जो हैं इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण कुंडली बता देती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस कक्षक में है, किस दिशा में है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन शो कर देता है जो क्वांटम संख्याओं के द्वारा बताया जाता है। तो मूल रूप से यहाँ क्वांटम संख्याएं 4 हैं, जिसको हमने बताया है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट बाई n, और जिसकी वैल्यूज होती है नेचुरल नंबर्स, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 6 सो इसको k l m n इनसे भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपन यहाँ इनकी बात कर रहे हैं। और ये ऑर्बिटल की साइज़ का डिटर्मिनेशन करती है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस थे वो अपने पहले डिस्कशन कर लिए। नाउ नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको दिंगसे क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं और इसका मान L = n-1 होता है, अर्थात L का मान n से 1 कम होता है। अतः L = 0 पर S कक्षक होता है, L = 1 पर P कक्षक होता है, L = 2 पर D कक्षक होता है, L = 3 पर F कक्षक होता है। इस प्रकार से ये कक्षक की शेप को बताता है। S गोलाकार है, P डम्बल शेप है, D डबल है, F कक्षक कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये एजीमुथल क्वांटम संख्या से डिटरमाइन किया जाता है। नंबर 3 जो क्वांटम संख्या है उसकी बात करते हैं तो क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को m से नोट करते हैं और इसका मान होता है 2l+1, और इसके टोटल जो नंबर आते हैं उनको पॉजिटिव टू नेगेटिव या प्लस से माइनस में नोट करते हैं। जैसे L = 0 रखते हैं तो इसका मतलब हो गया 1, अब 1 का मतलब हो गया 0। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं L = हमने 1 रखा तो 2 × 1 + 1 3 हो गए, 3 का मतलब +1 0 -1। इसी प्रकार से 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का मतलब हो गया +2 +1 0 -2 एंड -1, अर्थात 5 नंबर हो गए। अब ये जो नंबर्स हैं ये ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन को शो करती हैं। जैसे S की बात करें तो S = 0 है, इसका मतलब S कक्षक नॉन डायरेक्शनल होता है, अर्थात दिशाविहीन होता है। यदि बात करते हैं Px, Py और Pz की तो हम बात करते हैं P = 1 होता है तो यहाँ 3 मान हो गए, 2 × 1 + 1 = 3, 3 का मतलब हो गया +1 0 एंड -1। तो P + Px या +1 का मतलब Px ऑर्बिटल। यदि m का मान +1 है तो हम ये कह देते हैं कि ये Px ऑर्बिटल है, और यदि m का मान 0 है तो हम Pz कक्षक बता देते हैं, और m का मान -1 है तो हम कह देते हैं ये Py कक्षक है। इस प्रकार से होता है। नंबर नेक्स्ट क्वांटम संख्या जो है वो है अपने पास में स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसे स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। और बेसिक रूप से यहाँ 2 ही बातें आई थी, जैसे पाउली एक्सक्लूजन रूल भी दिया जिसने ये बता दिया तो कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, क्योंकि यदि एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं
तो उनके स्पिन चेंज हो जाते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आपकी स्पिन क्वांटम संख्या से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी के साथ में रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसकी हमने बात कर ली थी। आर व शाई स्क्वायर के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, तो जहाँ शाई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, और उसका वेव फंक्शनल है वो ये शॉर्ट में नहीं, वो डिटेल स्टडी हमारी हो चुकी है। सही पावरली बात करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। एस गोलाकार होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है। उसके बाद में आता है हाफ प्रिंसिपल। हाफ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बनाना अर्थात निर्माण करना। इसमें 3 नियम है, जिसमें शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया कि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दिशा में नहीं हो सकता, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया। और नेक्स्ट ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये उसने कहा। और इसके बेस पे ये भी कहा है कि उसकी क्वांटम संख्याएं चारों एक समान नहीं हो सकती, तो स्पिन चेंज हो जाता है। ये बात हुई अपने पाउली एक्सक्लूसिव की। हुन मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहना चाहता है कि समान ऊर्जा की कक्षा के यदि हैं और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी। पेयरिंग एक एक कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होने के बाद में पेयरिंग होती है, ये हुन ने कहा। n+l की बात करते हैं तो ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। n+l का मान बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का मान भी बढ़ता रहता है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी के बेस पर भरा जाता है, हम ये कह सकते हैं। लास्ट में इसका एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण भी है, इससे हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं या प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। इसके लिए हमने जब अध्ययन किया था तब हमने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन